तो गाइस चलो थोड़ा बहुत आजकल मुझे हेल्थ वाइज थोड़ा अच्छा लग रहा है और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे चैनल पर दोबारा से वीडियोस लाए जाए। और इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस वीक हुए डायनामाइट स्पेशल यानी हॉलीडे बैच का रिव्यू। और हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल हॉलीडे बैच पर क्या क्या हुआ और हमें शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट स्पेशल हॉलीडे बैच का रिव्यू। तो इस वीक के डायनामाइट स्पेशल हॉलीडे बैच की शुरुआत डेथ राइडर से हुई, जहां पर इस वीक के डायनामाइट शो के लिए अपने मेन इवेंट मैच के लिए आ रहे थे। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि रेना पैकेट बैकस्टेज में जे व्हाइट और ऑरेंज कैसिडी से एक इंटरव्यू के अंदर पूछ रही थी कि वो इस वीक डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर अपने मैच के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड्स एंड पे-पर-व्यू पर ये सभी एनिमेज होने वाले हैं। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए जे व्हाइट ने कहा कि माना कि उनके पास बैंग बैंग गैंग नहीं है और उन्हें ऑरेंज कैसिडी और हैंगमैन पेज के साथ टीम अप करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये इन दोनों में से किसी पर भी भरोसा नहीं करने वाले। और स्पेशली हैंगमैन पेज पर जो बातें यहाँ पर जे व्हाइट कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर हैंगमैन पेज आ गए और यहाँ पर जे व्हाइट और ऑरेंज कैसिडी से बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि वो यहाँ पर सबको बताना चाहते हैं कि इस वीक जॉन मॉक्सली हैंगमैन पेज के हैं। और ये कहकर गुस्से में हैंगमैन पेज यहाँ से चले गए, जिसके बाद सभी ने ये इंटरव्यू छोड़ दिया। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि इस वीक के शो के मेन इवेंट के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर डार्बी एलन ये कहते हुए दिखाई दिए कि शो टाइम, क्योंकि इस वीक कॉन्टिनेंटल क्लासिक के अंदर उनका विल ऑस्प्रे खिलाफ मैच होने वाला था। और यहीं पर बात करते हुए विल ऑस्प्रे ने भी कहा कि वो भी दिखा देंगे कि क्यों उन्हें लोग कहते हैं कि वो है ऑन अ डिफरेंट लेवल। लेकिन इसके बाद हमें MJF भी इस वीक के शो के लिए आते हुए दिखाई दिए और हमें फाइनली इसके बाद डायनामाइट शो का ओपनिंग मैच देखने को मिला, जहां पर हमें मर्सिडीज मो ने अपनी TBS वुमेन चैंपियनशिप एना जे के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और मैच के शुरुआत में ही मर्सिडीज मो ने एना जे को एक स्लैप कर दिया, जिससे कि एना जे मैच के अंदर काफी गुस्सा थी और उनके गुस्से का फायदा उठाकर मर्सिडीज मो ने इस मैच के अंदर एना जे पर काफी देर तक अटैक कर पाए। और फिर एक बार मर्सिडीज मो का ये मैच एक काफी अच्छा मैच रहा है, जहां पर एना जे ने भी काफी टाइम के बाद इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और मर्सिडीज मो पर अच्छे खासे मूव्स लगाए और एक टाइम के लिए अपना फिनिशर भी लगा दिया। पर फिर भी यहाँ पर मर्सिडीज मो रोप ब्रेस का सहारा लेकर इस मैच के अंदर बनी पाई। और यहाँ पर जब एना जे क्वीन स्लेयर लगाने के लिए जा रही थी तो मर्सिडीज मोने ने इसे रिवर्स कर एना जे पर एक दो मूव्स लगाकर आखिरकार उन पर अपना फिनिशर यानी कि मनी मेकर लगा दिया और उन्हें पिन कर यहाँ पर आखिरकार मर्सिडीज मोने ने मैच जीत लिया है और अपनी TBS में चैंपियनशिप भी रिटेन कर ली है, जहां पर एना जे काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है। लेकिन अब तक वो चैंपियन नहीं बन पाए, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें FTR अपने घर से बातें करते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बातें करते हुए FTR ने बताया कि FTR ने सिर्फ ऑरेंज कैसिडी की मदद करने की कोशिश की थी और इसके लिए डेथ राइडर्स ने FTR पर अटैक किया और उन्हें किडनैप करने की भी कोशिश की। और फिलहाल में उनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो घर पर बैठे हैं। लेकिन जब भी वो वापस आएंगे तब वो डेथ राइडर्स के लिए आने वाले हैं और तब वो अकेले नहीं होंगे। जो बातें FTR ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि FTR वापस कब आते हैं और उनके साथ कौन होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर MJF आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर सबसे पहले ही एक क्लासिक MJF फैशन के अंदर MJF ने पूरी की पूरी क्राउड की इंसल्ट कर दी और यहाँ पर सभी को हॉलीडे सीजन विश किया। लेकिन यहाँ पर MJF ज्यूइश है, इसलिए उन्होंने क्रिसमस को बेकार कहकर हानुका को प्रेज भी किया। और यहीं पर एक हानुका स्टोरी बताते हुए MJF ने कहा कि MJF सबको बताना चाहते हैं कि इस हॉलीडे सीजन पर MJF क्या करने वाले हैं। और यहाँ पर बातें करते हुए MJF ने कहा कि MJF इस हॉलीडे सीजन पर काफी सारे पुअर और अनप्रोवाइडेड चिल्ड्रन को अपनी ओर से खाना खिलाने वाले हैं और ये चैरिटी कर MJF सबको दिखाने वाले हैं कि ये हॉलीडे सीजन MJF ने काफी अच्छा बिताया है। बिल्कुल ऐसे बच्चों की मदद कर ये कहकर MJF ने टाइटन स्क्रीन की तरफ हाथ किया और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि MJF एडम कोल की काफी पतली हुई तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहे थे और ऐसे एडम कोल की मदद करने के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर MJF आगे कुछ कह पाते इससे पहले ही टाइटन स्क्रीन पर एडम कोल आ गए और यहाँ पर MJF से बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल को पता है कि वर्ल्ड्स एंड पे-पर-व्यू पर आखिरकार इन दोनों का एक 1-on-1 मैच होगा और वो भी डायनामाइट डायमंड रिंग के लिए। लेकिन इससे पहले MJF डायनामाइट डायमंड रिंग चुराकर मैच के अंदर इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए उन्होंने यहाँ पर थोड़ा फार बैकअप बुलाया है और वो कोई और नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम है। जो बातें एडम कोल ने कही और वो यहाँ से जा रहे थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि वो शायद कुछ भूल रहे हैं। क्या अब तक एडम कोल ने MJF को मारना स्टार्ट किया है या नहीं? जो सुनकर MJF को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हम समझ पाए कि ये सेगमेंट प्रीटेप ही था। और यहाँ पर एडम कोल ने रिंग के अंदर आकर MJF पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और वो MJF पर पैनामा सनराइज लगाने के लिए भी जा रहे थे, लेकिन MJF किस तरीके से भाग गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनकी स्टोरी के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर जेमी हेटर काफी ज्यादा गुस्सा होती हुई दिखाई दी, क्योंकि लास्ट टाइम जूलिया हार्ट ने अपना रिटर्न कर लिया था, लेकिन उन्होंने लाइट्स बंद कर यहाँ पर पीछे से आकर जेमी हेटर पर अटैक किया था। इसलिए जेमी हेटर
जूलिया हार्ट पर काफी ज्यादा गुस्सा थी और उन्होंने जूलिया हार्ट से कहा कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो लाइट खुली कर फेस टू फेस सामने आए, और अगर वो ऐसा बाहर नहीं आ सकती तो यहाँ पर जेमी हेटर उन्हें फाइट फॉर द फॉलन शो पर एक मैच के लिए चैलेंज करती है। जो बात यहाँ पर जूलिया हार्ट ने कही, जो बात यहाँ पर जेमी हेटर ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि फाइट फॉर द फॉलन पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर फाइनली केनी ओमेगा के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला और हमें पता चला कि हमें काफी जल्दी ओमेगा AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर क्रिश्चियन केज और निक वेन एक टैग टीम मैच के अंदर हुक और कैट्सूरी शिबाटा को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का अच्छा खासा मैच रहा, जहां पर क्रिश्चियन केज और निक वेन ने मिलकर यहां पर हुक के हाथों को ज्यादा टारगेट किया, जो कि पहले से ही काफी इंजर्ड था और इस वजह से वो दोनों इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट कर पाए। लेकिन कैट्सूरी शिबाटा ने भी इस मैच के अंदर अपने तरफ से अकेले ही क्रिश्चियन केज और निक वेन को भी टेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया और हमें यहाँ पर अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले। एक टाइम के लिए किप सेबियन ने भी इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की, पर हुक जब किप सेबियन पर अटैक कर रहे थे तब रिंग के अंदर कैट्सूरी शिबाटा निक वेन पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर दूसरी तरफ से मदर वेन ने यहाँ पर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और एज अ रिजल्ट क्रिश्चियन केज ने रिंग के अंदर जाकर शिबाटा पर अपना फिनिशर लगाकर निक वेन को शिबाटा के ऊपर लेटा दिया और एज अ रिजल्ट यहाँ पर शिबाटा को पिन कर निक वेन ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। और ये देखकर हुक भी उतने खुश नहीं थे, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे स्टोरी के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें जेरिको के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिस वीडियो को बैंडिटो के हाइप वीडियो ने फॉलो किया, यानी कि बैंडिटो भी काफी जल्दी वापस आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर मरिया में एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बातें करते हुए कहती हुई दिखाई दी कि मरिया ने पहले ही कहा है कि AEW की विमेंस डिवीजन डेड है, लेकिन थंडर रोजा को लगता है कि वो इस विमेंस डिवीजन को संभाल सकती है, जबकि उन्हें खुद को नहीं पता कि वो इस बिजनेस के अंदर क्यों आई है। वो कहती है कि वो इस बिजनेस के अंदर अपने पापा को प्राउड करवाने के लिए आई है, लेकिन उनके पापा भी उनके जैसे काफी बेकार रेसलर है, क्योंकि ये चीज उनके फैमिली के अंदर रन होती है और ये तब प्रूव हो जाएगा जब वो थंडर रोजा को विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हरा देगी। जो बातें यहाँ पर मरिया मे ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे पेपर पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर टोनी शिवानी रिकोचेट को बुलाते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर रिकोचेट से बात करते हुए टोनी शिवानी ने उन्हें पूछा कि कॉन्टेंडर क्लासिक के पिछले कुछ मैचेस के अंदर देखकर रिकोचेट का एटीट्यूड बदला हुआ ऐसा लग रहा है, तो इसके पीछे की मेन वजह क्या है। और इसका जवाब देते हुए रिकोचेट ने कहा कि रिकोचेट तो सिर्फ अपने अपने बेस्ट लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हें हर्ट सिंडिकेट का कार्ड देखकर थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है। जो बातें यहाँ पर रिकोचेट कर रहे थे, कितने में यहाँ पर हर्ट सिंडिकेट आ गया और यहाँ पर हर्ट सिंडिकेट के रिंग के अंदर आते ही रिकोचेट ने उनसे बात करते हुए कहा कि हर्ट सिंडिकेट काफी बढ़िया टीम है और उन्हें हर्ट सिंडिकेट का कार्ड मिला है, इसलिए वो काफी खुश है। मानो एक तरीके से वो यहाँ पर हर्ट सिंडिकेट को नाराज ना करना चाहते हो। पर MVP ने रिकोचेट से वो हर्ट सिंडिकेट का कार्ड मांगा और जैसे ही रिकोचेट ने वो कार्ड बाहर निकाला तो बॉबी लैशली ने गुस्से में रिकोचेट को पकड़ा और MVP ने वो कार्ड लेकर फाड़कर फेंक दिया और MVP ने कहा कि उन्हें किसी ऐसा आदमी नहीं चाहिए और एक कहकर उन्होंने रिकोचेट को यहाँ से जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद रिकोचेट भी यहाँ से चले गए। जो देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रिकोचेट ने चालाकी से अपने आप को हर्ट सिंडिकेट से दूर कर लिया है। लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि आगे शो पर कॉन्टेंडर क्लासिक के ब्लू लीग के अंदर शेल्टन बेंजामिन का मैच 20 मोर्टोस खिलाफ होने वाला था और यहाँ पर शेल्टन बेंजामिन और 20 मोर्टोस इनके बीच का ये मैच भी एक अच्छा खासा मैच रहा है, जहाँ पर दोनों स्टार्स ने एक दूसरे पर काफी हेवीवेट मूव्स लगाए और एक दूसरे को उठा कर भी फेंका, जहाँ पर 20 मोर्टोस के हाई फ्लैग मूव्स देखकर तो मैं काफी सरप्राइज हो रहा था। लेकिन शेल्टन बेंजामिन ने भी इस मैच के अंदर अपनी काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी और आखिरकार 20 मोर्टोस को पिन कर काफी आसानी से ये मैच जीत लिया। जहाँ पर मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर बॉबी लैशली और शेल्टन बेंजामिन ने 20 मोर्टोस पर अटैक भी कर दिया और माइक लेकर बात करते हुए MVP ने कहा कि कॉन्टेंडर क्लासिक के अंदर नेक्स्ट टाइम यही हाल डेनियल गार्सिया का होने वाला है। जो बातें यहाँ पर MVP कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर गार्सिया आ गए और MVP से बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि उन्हें समझ आता है कि रिंग के अंदर वो 3 है और गार्सिया अकेले है और अगर वो रिंग के अंदर जाएंगे तो गार्सिया मार खाएंगे, पर उन्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग यहाँ पर फाइट देखने के लिए आए हैं। ये कहकर गार्सिया रिंग के अंदर जाकर बॉबी लैशली और शेल्टन बेंजामिन पर अटैक करने ही वाले थे, कितने में उन्हें बैक करने के लिए यहाँ पर मार्क ब्रिस्को आ गए और जैसे ही दोनों रिंग के अंदर गए यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्रॉल शुरू हुआ, जहाँ पर हर्ट सिंडिकेट ने नंबर्स गेम का एडवांटेज उठाकर काफी आसानी से गार्सिया और मार्क ब्रिस्को पर अटैक कर दिया और आखिरकार यहाँ पर सरप्राइजिंगली शेल्टन बेंजामिन ने TNT टाइटल उठाकर रेस किया। जो देखकर लग रहा है कि शायद वो टाइटल के पीछे आ सकते हैं, लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर कॉन्टेंडर क्लासिक के ओकाडा और क्लायल फ्लैचर के मैचेस के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमें रेने पैकेट रिकोचेट से पूछती हुई दिखाई दी कि रिकोचेट ने ये सब किया तो वो क्यों किया। और यहाँ पर बात करते हुए रिकोचेट ने फिर एक बार वही कहा कि रिकोचेट ने ये सब चीजें अपने खुद के लिए की है और रिकोचेट पहले से ऐसे है, वो बदले नहीं है। लेकिन उनके लिए अब बड़ा टास्क है कि आगे उनका मैच विल ऑस्प्रे के खिलाफ होने वाला है और उन्हें उस पर फोकस करना है। जो बातें रिकोचेट कर ही रहे थे, कितने में हमने देखा कि यहाँ पर पीछे से स्वर्स स्ट्रिकलैंड आ गए, जिन्हें देखकर यहाँ पर रिकोचेट बातें करते हुए कह रहे थे कि जब से वो AEW के अंदर आए हैं तब से वो स्वर्स से नहीं मिले पर वो इंटरेक्शन करना चाहते थे। और यहाँ पर बात करते हुए स्वर्व ने कहा
कि रिकोचेट को देखकर ऐसा लगा कि रिकोचेट हर्ट सिंडिकेट से डर गए, पर स्वर वैसा नहीं करने वाले, स्वर हर्ट सिंडिकेट के खिलाफ जाने वाले ही। ये कहकर मानो एक तरीके से स्वर यहाँ पर फ्लेक्स कर रहे थे, लेकिन यही पर बात करते हुए रिकोचेट ने कहा कि उन्हें पता है कि रियल स्वर कौन है, और एक कहकर वो यहाँ से चले गए। तो देखना पड़ेगा कि इस इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर रिटर्निंग टोनी स्टॉर्म का एक इंटरव्यू देखने को मिला, जहाँ पर वो आरजे सिटी के साथ बातें कर रही थी और आरजे सिटी ने उनसे पूछा कि एईडब्ल्यू के अंदर वापस आने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए टोनी स्टॉर्म ने कहा कि वो पहली बार एईडब्ल्यू के अंदर आई है और उन्हें एईडब्ल्यू के अंदर काफी सारी चीजें अचीव करनी है। पर आरजे सिटी ने कहा कि वो पहले से ही 3 टाइम विमेंस वर्ल्ड चैंपियन है। पर टोनी स्टॉर्म ने कहा कि नहीं, उन्हें 3 टाइम विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और जब उन्होंने पूछा कि टाइमलेस टोनी स्टॉर्म के बारे में उनका क्या कहना है, तो यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ने बात करते हुए कहा कि टाइमलेस टोनी स्टॉर्म नहीं, इट्स टोनीज टाइम। ये कहकर एक तरीके से वो यहाँ पर अपने आप को हाइप कर यहाँ से चली गई, जो देखकर लग रहा है कि यहाँ पर वो शायद टाइमलेस टोनी स्टॉर्म कैरेक्टर के बारे में कुछ याद नहीं कर रही, या फिर उन्हें कुछ याद ही नहीं, जो एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी साबित हो सकती है। लेकिन सच में अगर ये स्टोरी टोनी स्टॉर्म कंटिन्यू करती है तो देखने के लिए मजा आएगा कि इसके अंदर कितना मजा आता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर इस वीक का एक काफी जबरदस्त मैच देखने को मिला, जहां पर हमें विल ऑस्प्रे कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर डार्बी एलन को फेस करते हुए दिखाई दिए। जहां पर मैच की शुरुआत में यहाँ पर विल ऑस्प्रे थोड़ा फर फ्लेक्स करना चाहते थे, पर डार्बी एलन ने जो विल ऑस्प्रे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद विल ऑस्प्रे और डार्बी एलन दोनों को इस मैच के अंदर अपना ए गेम निकालना पड़ा, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे पर काफी खतरनाक मूव्स लगा रहे थे। और इसमें ही एक टाइम के लिए डार्बी एलन विल ऑस्प्रे पर एप्रन पर कॉफिन ड्रॉप लगाने के लिए गए, पर विल ऑस्प्रे साइड में हो गए और एज अ रिजल्ट डार्बी को इस मैच के अंदर काफी ज्यादा डैमेज हुआ। लेकिन फिर भी ये मैच एक काफी तगड़ा मैच चला। और गाइस ऐसे में ही आउट ऑफ नोवेयर विल ऑस्प्रे ने डार्बी एलन पर अपना फिनिशर हिडन ब्लेड लगा दिया, पर फिर भी डार्बी इसे रिवर्स कर ऑस्प्रे को ही पिन कर पाए, जो कि काफी नियर किक आउट हुआ। और ये देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड भी काफी सरप्राइज हो रहा था। और गाइस ऐसे में ही एक टाइम के लिए ऑस्प्रे ने डार्बी एलन पर रिंग के नीचे एक काफी खतरनाक स्टाइल क्लैश लगा दिया, और यहाँ पर काउंट आउट के सहारे मैच जीतना चाहते थे। लेकिन डार्बी एलन जैसे रिंग के अंदर आया, वैसे ऑस्प्रे ने उन पर ऑस्कटर लगा दिया और अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर डार्बी ने इसे स्टिंगर डेड ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट कर लिया और ऑस्प्रे पर लगातार 2 बार कॉफिन ड्रॉप लगाकर यहाँ पर डार्बी एलन ने यह मैच जीत लिया है और ऑस्प्रे ये मैच हार गए हैं। और गाइस सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, और मैं तो इस मैच को 4.5 स्टार की रेटिंग देता। पर डार्बी के मैच जीतते ही यहाँ पर क्लूडियो आ गए, क्योंकि आगे कॉन्टिनेंटल कप के अंदर उनका और डार्बी का भी मैच होगा। लेकिन उनके साथ यहाँ पर डेथ राइडर्स भी थे, क्योंकि शो का मेन इवेंट भी आने वाला था, जहाँ पर जॉन मॉक्सली व्हीलर भी था और पाक मिलकर जे व्हाइट, हैंगमैन पेज और ऑरेंज कैसिडी को फेस करने वाले थे। और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ, वैसे ही कैसिडी ने व्हीलर यूथा पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर मॉक्सली भी यहाँ पर बीच बीच में रिंग के अंदर इंटरफेयर कर कैसिडी पर अटैक करना चाहते। लेकिन एक टाइम के लिए जब कैसिडी को टैग देने का मौका आया, तब कैसिडी ने हैंगमैन पेज को टैग दे दिया, जो देखकर यहाँ पर जे व्हाइट काफी गुस्सा हो रहे थे। लेकिन हैंगमैन पेज ने इस मैच के अंदर पूरा का पूरा तहलका मचाकर डेथ राइडर्स पर काफी तगड़े मूव्स लगाए। लेकिन जैसे वो मॉक्सली के सामने आते, वैसे जे व्हाइट ने उनसे टैग ले लिया, और ये देखकर वो यहाँ पर गुस्से में ये मैच छोड़कर यहाँ से चले गए, जो देखकर समझ आ रहा था कि इन दोनों के बीच में बन नहीं रही। पर इसके बाद ये मैच 3-on-2 हुआ, और यहाँ पर डेथ राइडर्स ने अकेले जे व्हाइट पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और यहाँ पर जे व्हाइट किस तरीके से इस मैच के अंदर बने हुए थे, जहाँ पर क्लूडियो भी रेफरी से बचकर ऑरेंज कैसिडी पर अटैक कर रहे थे। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक टाइम के लिए जे व्हाइट को इस मैच के अंदर टैग देने का मौका मिला, जिसके बाद कैसिडी इस मैच के अंदर आ गए और वो डेथ राइडर्स पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। पर मॉक्सली उन्हें रोका, और ऐसे में ही हैंगमैन इस मैच के अंदर वापस आ गए और वो मॉक्सली पर अटैक करने लगे। और यहाँ पर वो मॉक्सली पर अपना फिनिशर बकशॉट लेयरेट लगाना चाहते थे, पर कैसिडी ने बीच में मॉक्सली पर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया, जो देखकर यहाँ पर हैंगमैन कैसिडी पर ही गुस्सा हो रहे थे। और इतने में डेथ राइडर्स ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया और ऑरेंज कैसिडी को हैंगमैन पेज पर ही फेक मारा। और यहाँ पर पता नहीं इस चीज से हैंगमैन पेज किस तरीके से गुस्सा हो गए और वो किसे एम कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर बकशॉट लेयरेट लगाने के लिए गए, पर ऑरेंज कैसिडी झुक गए, इस वजह से वो व्हीलर यूथा को लगा। पर देखने में लग रहा था कि हैंगमैन पेज ने गुस्से में ऑरेंज कैसिडी को ही टारगेट किया था। पर इतने में फिर एक बार जे व्हाइट और हैंगमैन पेज एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स चलने लगी। और इतने में ही जॉन मॉक्सली ने पीछे से आकर ऑरेंज कैसिडी पर एक रोल अप पिन कर ये मैच जीत लिया है, जो देखकर यहाँ पर इन तीनों ही बेबी फेसेस के बीच में फिर एक बार एक काफी बड़ी आर्गुमेंट चल रही थी। पर मैं सिर्फ होप कर रहा था कि इनमें से कोई किसी पर अटैक ना कर दे, क्योंकि वो काफी बड़ी चीज होती। पर इसी बहस के बीच में डेथ राइडर्स ने इन तीनों को स्टील चेयर्स लेकर घेर लिया। पर तब डेथ राइडर्स के खिलाफ ये तीनों ही एक साथ आ गए और तीनों ने मिलकर डेथ राइडर्स पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और डेथ राइडर्स को यहाँ से भगा दिया। और ऐसे ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे फिर एक बार काफी ज्यादा पसंद आया है। और गाइस सच में अब डेथ राइडर्स वर्सेस हैंगमैन, जे व्हाइट और ऑरेंज कैसिडी स्टोरी देखने के लिए काफी मजा आएगा। तो देखते कि इसके अंदर आगे क्या क्या होता है। पर आप ऐसे ही
AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?